कहते हैं, जब इंसान किसी चीज को जरूरत से ज्यादा करने लगे तो उसे फायदा नहीं बल्कि बर्बादी की ओर ले जाता है। चाहे वो खाना हो या कुछ और, ज्यादा खाने से आपका पेट खराब हो सकता है और ज्यादा संभोग करने से आपका शरीर इतना कमजोर हो सकता है कि आप फिर कभी संभोग करने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई हो जिसकी भूख कभी खत्म ही ना हो, जो हर बार और ज्यादा की मांग करता रहे, और अगर उसकी ये भूख संभोग की हो तो क्या होगा? यही हुआ संजय के साथ। शुरू में उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी निर्मला एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। बीमारी जो इंसान को अंदर से खा जाती है। निर्मला की कभी ना बुझने वाली ये आग और भड़कती जाती, जितना संजय उसे बुझाने की कोशिश करता। रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, निर्मला की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती जो संजय को डरा देती थी। लेकिन संजय का डर हकीकत में बदलने वाला था। आप सोच भी नहीं सकते जो होने वाला था। संजय की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था। निर्मला को निम्फोमेनिया नाम की बीमारी थी। ये बीमारी लाखों में किसी एक औरत को होती है, और जब होती है तो वह औरत सेक्स एडिक्ट बन जाती है। संजय के लिए यह किसी भयानक सपने से कम नहीं था। लेकिन आप जानना चाहेंगे, आखिर संजय ने क्या किया? क्या वह अपनी पत्नी को बचा पाया या खुद इस जाल में फंसता चला गया? यह जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्राइम चैनल स्टोरी में। आज की कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संजय की जिंदगी की हैरान कर देने वाली कहानी। सन 2011 में जब 30 वर्षीय संजय रजक की शादी निर्मला से हुई तो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। निर्मला बेहद खूबसूरत थी और संजय जो पेशे से एक साधारण मजदूर था, अपने आप को बेहद खुशकिस्मत समझ रहा था। उसके सपने ज्यादा बड़े नहीं थे। वह बस एक शांत सुकून भरी जिंदगी चाहता था, जिसमें एक प्यार करने वाली पत्नी हो, बच्चे हों और एक छोटा सा घर जहां हमेशा खुशियां बनी रहें। संजय भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह मेहनती बहुत था। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उसने एक ऑफिस और एक स्कूल में माली का काम शुरू कर दिया था। जैसे हर नौजवान की सुहाग रात को लेकर मन में उत्सुकता और रोमांच होता है, वैसे ही संजय भी अपने मन में हजारों ख्वाब सजाए बैठा था। उस रात को खास और यादगार बनाने के लिए उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पहले तो उसने अपने कमरे को खूब सजाया। उसमें इत्र और परफ्यूम डालकर उसे महका दिया। अपनी हैसियत के मुताबिक उसने निर्मला के लिए एक सुंदर सा तोहफा भी खरीदा। उसने दोस्तों से सुन रखा था कि सुहाग रात की रात अगर पति ने पत्नी को जीत लिया तो वह जिंदगी भर उसकी हो जाती है। संजय को यह बाखूबी समझ में आ गया था कि जीतने का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना नहीं होता, बल्कि पत्नी की भावनाओं और इच्छाओं को समझना और उसके साथ मिलकर जिंदगी के सपने बुनना भी होता है। संजय सुहाग रात के बारे में फिल्मों और अपने शादीशुदा दोस्तों से कुछ तजुर्बे जरूर सुने थे, लेकिन कुछ लोग ये गलत फहमी रखते हैं कि पहली रात पत्नी के साथ जितना ज्यादा शारीरिक संबंध बनेंगे उतना ही वो उनकी गुलाम बन जाएगी। लेकिन ये सोच गलत है। सच तो यह है कि पहली रात में भावनाओं और समझ को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि शारीरिक संबंधों को। इस रात को हसीन और खास बनाने के इरादे से जब संजय कमरे में पहुंचा तो पलंग पर बैठी निर्मला को देखकर वह दंग रह गया। लाल सुर्ख जोड़े में वह सचमुच कयामत ढा रही थी। संजय को अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था कि उसे खूबसूरत बीबी मिली है। संजय ने उसके पास बैठकर बातचीत शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने निर्मला को हल्के से छुआ तो मानो जैसे एक करंट सा दौड़ गया हो। निर्मला ने खुद पहल करते हुए उसे अपने बाहों में भर लिया और उसे बेहद प्यार से चूमने लगी। ये देखकर संजय चौंक गया, क्योंकि आमतौर पर लड़कियां पहली रात में शर्माती हैं और थोड़ा संकोच करती हैं, लेकिन निर्मला तो बिल्कुल ही अलग थी। वह संजय के सामने पूरी तरह खुल गई थी, जैसे वह कई सालों से उसे जानती हो। संजय को तब यह एहसास नहीं था कि उसकी ये खूबसूरत और बिंदास पत्नी आगे चलकर उसकी जिंदगी को किस तरह बदलने वाली है। संजय ने अपनी शादी को लेकर कई धारणाएं बना रखी थी। उसने दोस्तों और कहानियों में सुना था कि पहली रात को पत्नी को मनाना बहुत मुश्किल होता है और उसे शारीरिक संबंध के लिए राजी करना तो और भी चुनौतीपूर्ण होता है।
लेकिन जब पहली रात आई तो उसकी सोच से बिल्कुल विपरीत हुआ। जैसे ही संजय ने अपनी पत्नी निर्मला को छुआ, उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। संजय, जो इस पल को लेकर थोड़ी झिझक और उम्मीद में था, वो अब पूरी तरह से पिघल गया। वह अपने सभी संकोच और रस्मों को भूलकर निर्मला से लिपट गया। इसके बाद उनके बीच एक ऐसा वासना का तूफान उठा कि दोनों उसमें डूबते चले गए। जब यह तूफान थोड़ी देर बाद थमा तो संजय के चेहरे पर संतुष्टि की झलक थी, लेकिन निर्मला का मन अभी भरा नहीं था। उसने दोबारा संजय को उकसाया और वो भी खुद को रोक नहीं पाया। पहली ही रात में एक या दो बार नहीं, बल्कि कई बार दोनों के बीच संबंध बने। जब तक संजय पूरी तरह से थककर बेड पर गिर नहीं गया, निर्मला उससे संबंध बनवाती रही। जब संजय ने थकावट में हार मानते हुए कहा, अब बस करो, मुझ में और ताकत नहीं बची, तब जाकर निर्मला ने उसे छोड़ा। इसके बाद तो जैसे ये रोज का सिलसिला बन गया। जैसे ही संजय काम से घर लौटता, खा पीकर बिस्तर पर जाता तो निर्मला उसे अपनी ओर खींच लेती और तरह तरह से उसे प्यार करती। संजय अपनी किस्मत पर खुश था कि उसकी पत्नी ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि बेहद आकर्षक भी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, संजय को ये अजीब लगने लगा। शादी के 10 से 15 दिन बाद ही निर्मला सुबह हो, शाम हो या दोपहर, किसी भी वक्त संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करने लगी। संजय को अब ये लगने लगा कि चाहे वो कितनी भी बार संबंध बना ले, शादी के बाद पति अपनी पत्नी के नाच नखरे उठाता है, उसे मनाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा था। संजय को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बल्कि उसे हर दिन ये सब करना पड़ता था। अब उसे इस बात से थकान और बोरियत महसूस होने लगी थी। निर्मला की बढ़ती इच्छाओं से संजय परेशान रहने लगा था। हर काम की एक सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है तो वो काम भी बोझ लगने लगता है। संजय के लिए अब बोझ बन गया था, लेकिन निर्मला की इच्छाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जब संजय ने उसके साथ संबंध बनाने से मना करना शुरू किया तो निर्मला उसे ताने देने लगी। संजय को सेक्स से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वक्त बे वक्त उलझन में डाल दिया था। वो जितना हो सकता था उतना करता था, पर निर्मला की इच्छाएं उससे भी आगे बढ़ जाती। संजय ने सोचा वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका यह सोचना गलत साबित हुआ। जब निर्मला प्रेग्नेंट हुई तो संजय को दोहरी खुशी मिली। पहली की वह बाप बनने वाला था, और दूसरी की अब उसे कुछ समय के लिए इस रोज रोज के शारीरिक थकावट से छुटकारा मिल जाएगा। उसने सोचा था कि गर्भावस्था में निर्मला की यह इच्छा कम हो जाएगी और वह कुछ राहत महसूस कर सकेगा। संजय ने जब निर्मला को लेडी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सलाह दी कि गर्भावस्था के दौरान संभोग करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जितनी सावधानी बरती जाए और जितना इस प्रक्रिया से दूरी बनाई जाए, बच्चों के लिए उतना ही फायदेमंद होता है। डॉक्टर की सलाह के बावजूद निर्मला पर इसका कोई असर नहीं हुआ। संजय को मन मार कर और सावधानी बरतते हुए निर्मला की इच्छाएं पूरी करनी पड़ रही थी। संजय ने उम्मीद लगाई थी कि बच्चे के जन्म के बाद शायद निर्मला की इच्छाएं कम हो जाएंगी और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जब निर्मला ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया तो संजय ने इस नई जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया। उसे महसूस हुआ कि अब खर्चे बढ़ेंगे, बेटे को भविष्य में स्कूल भी जाना होगा। इसलिए उसने ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाने और बचाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने अपने बेटे का नाम समीर रखा। हालांकि संजय की उम्मीदें गलत साबित हुई। मां बनने के बाद भी निर्मला में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि उसकी इच्छाएं और बढ़ती गईं। संजय पहले जैसी ताकत महसूस नहीं करता था और निर्मला की बढ़ती मांगों से थक चुका था। उसने सोचा था कि मां बनने के बाद उसकी पत्नी की इच्छाएं कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब निर्मला पहले से भी ज्यादा संजय को अपने पास चाहती थी, जबकि संजय की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। संजय के लिए अब सेक्स करना बोझिल हो गया था और वो निर्मला से दूर भागने की कोशिश करता था। उसे ये समझ आने लगा था कि निर्मला की ये बढ़ती इच्छा सामान्य नहीं थी, बल्कि यह किसी असामान्य या बीमारी का संकेत हो सकता है। लेकिन एक छोटे से गांव में, जहां कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं था, मनोचिकित्सक का मिलना तो नामुमकिन था। संजय ने अपनी पत्नी के इलाज के बारे में सोचा, लेकिन गांव की सीमित सुविधाओं के प्रति कई बातें सहन कर लेता है। लेकिन जब पत्नी शादी के 4 साल बाद उसकी मर्दानगी को लेकर ताने मारने लगे तो सब्र का बांध टूट जाता है। संजय अब उसी जिंदगी को जीने पर मजबूर हो गया था
जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जब निर्मला ने फिर से संजय से शारीरिक संबंध बनाने की जिद की तो संजय ने साफ शब्दों में कह दिया कि उसमें अब इतनी ताकत नहीं बची कि वह दिन रात यही करता रहे। इस बार निर्मला ने उसे एक सलाह दी। उसने कहा, तुम अपना इलाज कराओ, किसी हकीम या अच्छे डॉक्टर से दवाई लो, इससे तुम्हारी हालत सुधर जाएगी और तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। संजय, जो ये सब नहीं चाहता था, फिर भी निर्मला की बात मान गया। वो शहर जाकर एक डॉक्टर से मिला और उसकी दी हुई दवाइयां लेने लगा। जब तक दवाई का असर रहता, संजय निर्मला की इच्छाएं पूरी कर पाता, लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म हो जाता, वह फिर से पहले जैसी स्थिति में आ जाता। अब न सिर्फ सेक्स की समस्या थी, बल्कि जिंदगी की गाड़ी डगमगाने लगी थी। निर्मला बीमारी के कारण मजबूर हो चुकी थी। जब उसने देखा कि घर में उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो उसने मोहल्ले के कुछ कम उम्र के लड़कों से दोस्ती करना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे संजय से वह सब कुछ नहीं मिल पा रहा था जिसकी उसे जरूरत थी। जब संजय को यह बात पता चली कि निर्मला मोहल्ले के लड़कों के साथ संबंध बना रही है, तो उसे अपने कानों पर और जो कुछ उसने सुना था उस पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पत्नी ऐसा कर सकती है। एक दिन जब उसने निर्मला को घर में एक लड़के के साथ मौज मस्ती करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, तो वह गुस्से से फट पड़ा। उसने निर्मला को खूब खरी खोटी सुनाई, मगर निर्मला ने उल्टा जवाब देते हुए कहा, जब तुम मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हो तो मुझे बाहर से सहारा लेना ही पड़ेगा। इसके बाद निर्मला ने यह भी कहा, घर के खर्च बढ़ चुके हैं, तुम मेरे लिए कहीं नौकरी का इंतजाम क्यों नहीं कर देते। संजय को यह समझ नहीं आ रहा था कि निर्मला के दिमाग में क्या चल रहा है। संयोग से जब स्कूल में संजय माली का काम कर रहा था, उसी स्कूल में निर्मला की नौकरी लग गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने स्कूल के बस ड्राइवर, कंडक्टर और चपरासियों सहित 20 से 25 लोगों से संबंध बनाना शुरू कर दिया। निर्मला की इच्छाओं का कोई अंत नहीं था और यह बात धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गई। जब संजय को यह बात पता चली और मोहल्ले में लोग उसकी पत्नी के बारे में बात करने लगे, तो वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने निर्मला को घर वापस बुला लिया। घर आते ही उनके बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ, जिसके बाद निर्मला ने थाने में जाकर संजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने दोनों को बुलाकर समझाया और मामला शांत कराया, फिर दोनों को वापस घर भेज दिया। हालांकि निर्मला कुछ समय बाद मायके चली गई और 1.5 साल तक वहीं रही। संजय को अपने बच्चे की चिंता सताने लगी और उसने किसी तरह निर्मला से माफी मांगी और उसे वापस घर ले आया। लेकिन घर आते ही निर्मला फिर से अपने पुराने रवैया पर लौट आई। वह मोहल्ले के लड़कों को घर बुलाने लगी और उनके साथ संबंध बनाने लगी। संजय चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। निर्मला का तर्क था, अगर तुम मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते तो मुझे बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। अगर तुम इस काबिल नहीं हो तो मुझे बाहर के 4-5 लड़कों से संबंध बनाने दो, या फिर मेरे लिए बाहर से लड़के बुलाओ ताकि वह मेरी इच्छाएं पूरी कर सकें। यह सुनकर संजय अंदर से टूट गया। ऐसी बातें सुनकर किसी भी पति के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। संजय खुद को खत्म करने की सोचने लगा। वो चाहता था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए, लेकिन अपने बच्चे की वजह से वो सहन करता रहा और पत्नी की हर बेशर्म हरकत को नजरअंदाज करता गया। एक दिन संजय बाहर गया हुआ था और जब वो वापस घर आया तो उसने निर्मला को एक नाबालिग लड़के, जिसकी उम्र लगभग 13 से 14 साल थी, उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। यह देख संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में यही ख्याल आया कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। संजय ने गुस्से में उस लड़के को निर्मला से अलग किया, उसे 2 थप्पड़ मारा और उसे भगा दिया। फिर वह निर्मला पर चिल्लाया और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। संजय ने गुस्से में कहा, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मुझे कोई खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन निर्मला को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब संजय की सहन शक्ति खत्म हो चुकी है और वह उसे मौत के घाट भी उतार सकता है। संजय ने सोचा कि अब वह ना तो निर्मला की इच्छाएं पूरा कर सकता और ना ही समाज में इज्जत के साथ जी सकता। अगर निर्मला ने मोहल्ले और गांव के लड़कों को इसी तरह बुलाकर संबंध बनाना जारी रखा, यह बात ना तो वह पुलिस को बता सकता था, ना ही अपने परिवार में किसी से।
क्योंकि यह उसकी इज्जत का सवाल था। आखिरकार संजय ने निर्मला को रास्ते से हटाने का फैसला लिया। एक शाम जब दोनों खाना खाकर बिस्तर पर लेटे तो निर्मला ने संजय से फिर से संबंध बनाने की मांग की। संजय, जो दिन भर की घटनाओं से पहले ही गुस्से में था, उसने निर्मला से कहा, तू कैसी औरत है, तुझे हर वक्त सिर्फ संभोगी चाहिए। आज तेरी ये चाहत मैं हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। संजय ने पास पड़े लोहे के डंबल को उठाया और ताबड़तोड़ निर्मला के सिर पर वार करने लगा। कुछ ही बार के बाद निर्मला की मौत हो गई। निर्मला को मारने के बाद संजय पूरी रात यही सोचता रहा कि अब क्या किया जाए, भाग जाएं, आत्मसमर्पण कर दिया जाए या फिर लाश को छुपाने का कोई तरीका निकाला जाए। पूरी रात सोचने के बाद उसने तय किया कि उसे भाग जाना चाहिए। वो रसोई में गया, वहां से एक फावड़ा उठाया और घर के आंगन में करीब 2.5 फीट गहरा गड्ढा खोदा। उसने निर्मला के शव को उस गड्ढे में दफना दिया। सुबह जब उसका 4 साल का बेटा गहरी नींद में सो रहा था तो संजय ने भागने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी, उसकी ममता जाग उठी। बेटे की मोहब्बत ने उसके पैरों को जकड़ लिया और वह भाग नहीं सका। फिर संजय ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया और पुलिस थाने में फोन करके बताया, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। जैसे ही पुलिस को ये खबर मिली, पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। पुलिस ने संजय को गिरफ्तार करने के लिए तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस निकलती, संजय खुद अपने 4 साल के बेटे को सीने से लगाए खुद थाने पहुंच गया। थाने पहुंचकर संजय ने पूरी घटना पुलिस को बताई। इसके बाद वह पुलिस को अपने घर लेकर गया, जहां उसने अपनी पत्नी की लाश और वह लोहे का डंबल भी बरामद किया जिससे उसने पत्नी की हत्या की थी। संजय के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने सोचा अगर वह निर्मला को छोड़ देता तो बदनामी होती। अगर तलाक के लिए अदालत जाता तो भी उसे साबित नहीं कर पाता कि निर्मला सेक्स एडिक्ट थी। ना ही वह उन लोगों को अदालत में पेश कर सकता था जिन्होंने निर्मला के साथ संबंध बनाए थे, क्योंकि वह गवाही देने नहीं चाहते। संजय ने कभी निर्मला की बीमारी को ठीक करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। उसने ना कभी डॉक्टर से परामर्श लिया और ना ही किसी विशेषज्ञ को दिखवाया, जिसकी वजह से एक सीधे साधे इंसान को हत्या जैसा घिनौना कदम उठाना पड़ा। पुलिस थाने में उसे यह बात पता चली कि निर्मला की बीमारी का नाम निम्फोमेनिया था, जो कि एक दुर्लभ सेक्स संबंधी बीमारी है। यह बीमारी लाखों में किसी एक महिला को होती है और इसका इलाज मुमकिन था। अगर सही समय पर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया जाता तो यह स्थिति संभाली जा सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। संजय की गिरफ्तारी के बाद उसके बेटे को बाल गृह भेज दिया गया और संजय को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। इस तरह एक मजबूर किस्म का इंसान जिसने अपनी खुशियां अपने परिवार और बच्चों में खोजने की कोशिश की थी, अब एक अपराधी बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। हम बस आपको जागरूक और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गलत फैसला जिंदगी को बदल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।